इंडिविजुअलाइजेशन का ये मतलब है कि डिस्क्रिमिनेशन द इंडिविजुअल्स फ्रॉम द ग्रुप। ये डॉक्टर साहब, ये वाले डॉक्टर साहब, ये बाकी पूरे इस हॉल से कैसे मुख्तलिफ हैं, नंबर एक। और ये डॉक्टर साहब बाकी इस हॉल के अलावा बाकी पूरी दुनिया से क्या मुख्तलिफ हैं, क्या इनकी पहचान है, इनका डेफिनेशन क्या है, इनका फ़िज़िकल मेकअप क्या है, इनका जेनेटिक मेकअप क्या है, इनकी माइंडसेट क्या है, इंटेलेक्चुअल क्या है, इनका इमोशनल लेवल क्या क्या है। वो जितने हम पैटर्न्स होते हैं ना, हम होम्योपैथी का काम ही है, हम उसी चीज़ को तो स्टडी कर रहे होते हैं। अच्छा, ये ऐसा नहीं है कि हम जो हमारा फ़िज़िकल मेकअप चेंज होता है, हमारा फ़िज़िकल मेकअप भी चेंज होता है, उसके बिहाइंड द सीन ये चल रहा होता है कि हम सब के जीन्स में चेंज आ रही होती है, हम सब के जीन्स में वेरिएशन होती है, स्लाइड सी थोड़ी थोड़ी वेरिएशन होती है। और आपको जान के बड़ी हैरानगी होगी कि 99.9% सारे जीन्स हर सब इंसानों में सेम होते हैं। लेस देन 1% जीन्स होते हैं जो हमारी ये सारी वेरिएशन क्रिएट करते हैं। ये जितने लोग यहाँ पे बैठे हैं, किसी एक की आवाज़ दूसरे से नहीं मिलती, किसी एक के फिंगरप्रिंट दूसरे से नहीं मिलते। जब ये सब कुछ नहीं मिलता तो रिस्पॉन्स कैसे ऐसा हो सकता है कि सबका सेम हो? और जब सबका रिस्पॉन्स सेम नहीं होगा तो ये कैसे हो सकता है कि एक ही मेडिसिन सबके लिए हम देते फिरें? होम्योपैथी का फ़लसफ़ा ये है कि एलोपैथिक चलती है जनरलाइजेशन पे। 20 लोग आए, उन्हें कहा कि हमें हेडेक है, या 20 लोगों को टाइफाइड है, तो 20 लोगों की सेम मेडिसिन है। वो पाकिस्तान में भी सेम है, अमेरिका में भी सेम है। वो इंडिविजुअलाइजेशन क्या करते हैं, वो देखेंगे पेशेंट की एज, पेशेंट की सेक्स देखेंगे, वेट देख लेंगे, हाइट देख लेंगे। वो इस तरह की छोटी छोटी माइन्यूट चीज़ें देखते हैं। हम देखते हैं कि हो सकता है एक बंदे को टाइफाइड है, उसमें बेचैनी बहुत ज़्यादा है, ये उसका इंडिविजुअलाइज रिस्पॉन्स हो गया। एक बंदे को टाइफाइड है, वो चिड़चिड़ा बहुत ज़्यादा हो गया। एक बंदे को टाइफाइड है, वो कहता है मुझे छेड़ो कोई ना, मेरे पास कोई ना, सारे कमरे से बाहर चले जाओ। अब हम मेडिसिन किस चीज़ पे प्रेस्क्राइब करते हैं? ये जो बेचैनी वाला अंसर है, ये जो इरिटेबिलिटी है, या ये जो लोग कहते हैं ना कि मुझे छेड़ो नहीं, इस रिस्पॉन्स में मेडिसिन प्रेस्क्राइब करते हैं। हम इंडिविजुअलाइजेशन करते 3 स्टेप्स हैं, या 3 तरह से हम करते हैं, 3 आस्पेक्ट्स पे। पहले नंबर पे तो एक तो हम डिज़ीज़ को वो करते हैं, इंडिविजुअलाइज करते हैं। दूसरे नंबर पे पर्सन को करते हैं, ये जितनी चीज़ें। और थर्डली हम करते हैं रेमेडीज़ को। डिज़ीज़ पे हमने लास्ट टाइम भी केस टेकिंग पे बात की, तो हमने बहुत सारी बात की कि पहले नंबर पे डिज़ीज़ को कैसे करेंगे, कि प्रेजेंटिंग कंप्लेंट क्या है, पेशेंट हमारे पास आया क्यों, हम उसको जस्टिफाई करें डिज़ीज़ क्या है। उसके बाद हम जनरल फिजिकल एग्जामिनेशन करें, लैब टेस्ट करवाएं, डायग्नोज करवाएं, तो हमारा एक पिलर कंप्लीट हो गया। सेकंड पिलर है कि हम पर्सन को हम देखें कि पर्सन को इंडिविजुअलाइज करें। ये हमने जो सिचुएशन क्रिएट की थी, ये एक पॉजिटिव चीज़ थी। होम्योपैथिक में हम पॉजिटिव ट्रेट्स पे मेडिसिन नहीं देते, हम देते हैं नेगेटिव ट्रेट्स पे। मैं इसको थोड़ा एक्सप्लेन कर दूं। पल्सटीला की पेशेंट थोड़ी ग्रीडी होती है, मसलन उसका दिल लालची होती है, वो कहेगी मेरे पैसे बच जाएँ, बार्गेन करेगी, इस तरह की चीज़ें पल्सटीला करेगी। लेकिन अगर रूटीन में वो कोई शॉपिंग करने गई, वहाँ जाके उन्होंने बार्गेन किया, वहाँ जाके उन्होंने कहा थोड़े पैसे कम कर दो, रूटीन में ठीक है। एक पेशेंट है, उसे इतनी सीरियस बीमारी है और फैमिली भी वेल ऑफ है, आगे डॉक्टर साहब कह रही है डॉक्टर साहब थोड़ा रिएक्ट कर दो, ठीक ठाक है। क्या है, इसी को हमने देखा कि एग्जैजरेटेड रिस्पॉन्स है उसका, ग्रीडीनेस वाला। तब हम ये हमारे लिए तब एक फ़ीचर बनता है, तब इसको हम एज अ करेक्टर के तौर पे तब हम इसको लेते हैं। आर्सेनिकम का पेशेंट इसी तरह, वो भी एक कंजूस होता है। ये जो इंडिविजुअलाइजेशन है, ये आई कहाँ से? ये हनीमन ने देखा। हनीमन ने कहा कि हम हर केस को इंडिविजुअलाइज करें। और मैं इसको पूरा पढ़ता नहीं हूँ, मैं आपको शॉर्ट सा बताता हूँ कि उन्होंने 2 काम किए एफोरिज्म 83 में। एक तो कहा कि प्रैक्टिशनर विल बियर इन माइंड ओनली व्हाट इज़ एप्लीकेबल फॉर ईच इंडिविजुअल केस। हर केस के लिए क्या ऐसा ख़ास हो, हम ये देखें। और दूसरी बात उन्होंने कही, ये बड़ी अहम है, ये सब लोग ना इसको तवज्जो से सुने। उन्होंने कहा गया, डिमांड ऑफ द फिजिशियन नथिंग। कहते हैं कि इंडिविजुअलाइजेशन के लिए फिजिशियन को कुछ भी नहीं करना, कुछ भी नहीं करना। तो करना क्या है? फ्रीडम फ्रॉम द प्रेजुडिस एंड साउंड सेंसेस। ऐसा करना है कि बिल्कुल खाली दिमाग से पेशेंट के सामने बैठना है। पेशेंट हमारे पास आया, बिल्कुल रिलैक्स हो गए, पेशेंट जिधर ड्रैग करके लेके जा रहे हैं हम उसके साथ चलने लग गए। अगर हम पहले ही ज़हन बना के बैठे हैं, पेशेंट ने आगे कहा डॉक्टर साहब पेट में दर्द है, हम 6 मेडिसिन सोच रहे हैं, कालोसंतराइनिया, डायस्कोरिया, गलगेरिया का, ब्ला 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 ब्ला, बस फिर
हम होम्योपैथी की जो असल जो बेस है हम उस तक नहीं पहुंच पाएंगे, तो उसी वजह से हमारे रिजल्ट्स भी उस तरह के कंसिस्टेंट नहीं होंगे, रिप्रोड्यूसेबल नहीं होंगे। फिर ऐसा होगा कि वो एक दफ़ा ऐसा हुआ था कि किडनी स्टोन निकल गई थी, हमें अक्सर ऐसा भी होता है। फिर हमने ये देख लिया कि हनीमन ने कहा कि केस को ना इंडिविजुअलाइज करें, ये पता चल गया। अच्छा करें क्या फिर ना, केस हमारे पास आता है, हमारे पास भी तो एक थॉट पैटर्न होना चाहिए ना, हम करें क्या। उन्होंने कहा कि स्ट्राइकिंग, सिंगुलर, अनकॉमन एंड पिक्यूलियर साइन एंड सिम्टम्स देखने हैं पेशेंट के। अब स्ट्राइकिंग क्या होता है, एक पेशेंट आया, आते ही उसने ऐसे करके बैठा, ये उसकी स्ट्राइकिंग है कि पेन हो रही है और प्रेशर मेलुरेशन है, किडनी रीजन में पेन है और उसने प्रेशर दिया हुआ है, डॉक्टर उसको सुकून मिल रहा है तो उसने प्रेशर दिया है, ये उसकी स्ट्राइकिंग सिम्टम है। हमने एज अ फिजिशियन जब हमारे पास पेशेंट एंटर करते हैं, पेशेंट लैंड किया हमारे क्लिनिक पे, जिस तरह भी हम ये चीज़ें, हम गुड ऑब्जर्वर बन के बैठे हैं, वो कह रहा है। अच्छा, फिर सिंगुलर, उस पेशेंट की स्पेसिफिक सिम्टम, जिस तरह मैंने एक पेशेंट देखा, उसने कहा कि मुझे ना बार बार मुझे वॉशरूम जाने की हाजत होती है, लेकिन अगर मैं एक दफ़ा भी मिस कर दूँ ना, मैं ना जाऊँ, मैं कहीं बिज़ी हूँ, मुझे वॉमिट आने लग जाती है। ये उस पर्सन की इंडिविजुअलाइज या उसका स्पेसिफिक करैक्टर है, ये बड़ी अहम चीज़ है। अनकॉमन, पेशेंट ने आके कहा, मैंने एक केस देखा था, तब तो मैं फेल हुआ, मुझे उसकी समझ नहीं आई थी, शदीद नज़ला, कोल्ड, कोराइज़ा, छींकें आ रही हूँ, कहता डॉक्टर साहब मैं जितना ठंडा पानी पीऊँ मुझे उतना ज़्यादा सुकून मिलता है। रूटीन में तो नहीं होता, रूटीन में ठंडा पानी पिएंगे एग्रावेशन होती है। वो कहता जितना मैं ठंडा पानी पी, शायद लेक्सिस थी, बाद में मैंने मेडिसिन देखी उसकी। पेक्यूलियर, उस बंदे की इंडिविजुअलाइज जितनी भी है, पेक्यूलियर क्या हो सकता है, ख़ास किस्म की उसकी मोडालिटीज़ हो सकती हैं। घुटने में पेन है, उसने कहा डॉक्टर साहब मैं ना, मुझसे इतना तो बैठा जाता है, बैठते उस दौरान पेन ज़्यादा होती है, ये बाद में। मोडालिटीज़ कहते हैं कि किस चीज़ से मर्ज़ बढ़ता है या कम होता है, सुकून किस चीज़ से मिलता है, या आपकी सिम्टम है एग्रावेट किस तरह करती हैं, कोई ख़ास पोस्चर तो नहीं है, कोई टाइम तो नहीं है, तो ये चीज़ें देखेंगे। अब जो पेक्यूलैरिटीज़ है ना, हम देखेंगे कहाँ कहाँ पे ना, हमने ये देख लिया कि केस को इंडिविजुअलाइज करें, ये बात क्लियर हो गई। दूसरा ये देखा, निमन ने कहा कि उनकी सिंगुलर PQRS सिम्टम देखें, पेक्यूलियर है, मोडालिटीज़ हैं, ख़ास जो भी सिम्टम है वो देखें। देखें कहाँ पे, ऐसा हो सकता है कि पेशेंट ने हमारे पास लैंड किया, चीफ कंप्लेंट पे ही हमें कोई ख़ास चीज़ मिल गई। पेशेंट ने लैंड किया, देखा, हमने जाके देखा पेशेंट को कोल्ड स्वेट्स हो रहे हैं बहुत ज़्यादा, बाद में अटेंडेंट ने बताया ये तो अफीम खाता है। हमें पता चल गया ये वेरेट्रम एल्बम में, हम एग्जैक्टली कोई ज़्यादा आपको स्ट्रगल नहीं करनी पड़ी, साथ ही फ़ौरन पता चल गया। और चीफ कंप्लेंट पे क्या हो सकता है, पेशेंट आया, आते ही पेशेंट आया इंजरी है, ये सारे ब्रूजेस बने हैं, हमने कहा कि वो कहता है ना हाथ ना लगा, हमें पता चल गया ये तो आर्नी का कैरेक्टर है। ऐसा हो सकता है डायरेक्ट पेशेंट ने हमारे पास चीखती हुई सिम्टम लेके आ गया, ये देखे डॉक्टर साहब पकड़ें इसको फटाफट। फिर सेकंड क्या हो सकता है, मोडालिटीज़ पे। मोडालिटीज़ जिस तरह हमने बात कर ली कि अगर अपेंडिसाइटिस भी है या किडनी पेन है तो हम मोडालिटीज़ ले लेंगे, इस साइड पे लेटा जाता है, नहीं लेटा जाता, उस चीज़ का भी। एक्साइटिंग फैक्टर, इसमें क्या खास चीज़ हो सकती है, इंडिविजुअलाइज रिस्पॉन्स है। अच्छा, दो बंदे लड़ पड़े, ये देखें बड़ी मज़े की चीज़ है, दो बंदे लड़ पड़े, एक का ब्लड प्रेशर बढ़ गया, एक का नीचे आ गया, लड़े तो दोनों हैं, सिचुएशन दोनों के लिए सेम है। या तो एक बंदे को टांगे उठा उठा के उसके दिमाग को खून पहुंचा रहे हैं, इतनी वेजोडाइलेशन हो गई है कि भाई थोड़ा उठो ना, तो एक कह रहा नहीं मेरा सर फट रहा है, दिमाग को सारा खून चला गया, वो बेलाडोना वाली कैफियत में चला गया, वो कार्बोवेज में चला गया। इसलिए एक्साइटिंग फैक्टर से भी हमें पेक्यूलैरिटी सिम्टम मिल सकती है, पेक्यूलर सिम्टम समथिंग। अब क्रेविंग है, जिस तरह मैंने एक क्लोज के पेशेंट को देखा था, सारी सिम्टम के बाद उसकी GIT की सिम्टम वैसी नहीं थी, वो मेंटल कंप्लेंट के साथ। मैंने एंड पे देखा उसको सेब बहुत पसंद है, और जब मैंने देखा कि एलोज़ में जाके, तो एलोज़ की करैक्टरिस्टिक सिम्टम है कि उसे फलों में सेब बहुत ज़्यादा पसंद है। मेडोराइनम के पेशेंट को सख्त जो ग्रीन फ्रूट होते हैं ना, सख्त से कच्चे अमरूद, वो बड़े पसंद है। आपने पेशेंट आया और भी उसकी सिम्टमटोलॉजी देखी, पैथोलॉजी हमने देखी, पैथोलॉजी के बाद हम उसको देखने लगे कि यार ये पेशेंट है कौन, क्या ख़ास बात है इसमें, ये बाकी दुनिया से मुख्तलिफ कैसे है, ये क्या है। जिस तरह ये डॉक्टर साहब मुझे बता रहे थे कि सबसे पहले आए आज, रिस्पॉन्सिबल हैं, एवरियन है। बहुत सारे लोग आते हैं हमारे पास, जी डॉक्टर साहब हमारा बच्चा तो नहाता ही नहीं है। मैं जब नया क्लिनिक शुरू किया तो एक वैसे मेरे पास लड़की आई थी,
उसने कहा डॉक्टर साहब मैं आपको सच्ची बात बताऊं कि मेरा बिल्कुल नहाने को दिल नहीं करता, कभी कभी तो 28 दिन गुजर जाते हैं, इतना टाइम भी गुजर जाता है। और ऐसा हो सकता है, वो उसका कितना सीरियस प्रॉब्लम है, उसका दिल ही नहीं कर रहा। अब देखे ना कि वो दिल नहीं कर रहा, बाद में मुझे मैं तब फेल हो गया था, मुझे बाद में पता चला वो बहुत ज़्यादा डल थी, वो किसी कार्बन ग्रुप में आती थी। कार्बन ग्रुप सारे डल होते हैं। स्वेट्स पे मिल सकती है हमें कोई ना कोई पेक्यूलरिटी। पेशेंट आया प्रेजेंट ही उसने ऐसे किया कि सिर्फ एक हिस्से पे पसीना आ रहा है। जिस तरह मैंने एक केस देखा था, उसने कहा कि डॉक्टर साहब मैं जिस करवट लेटता हूँ, मैंने बहुत सारे ऐसे केस देखे, उधर पसीना आता है, या ऐसा है कि मैं इस करवट लेटूँ तो जो हिस्सा ऊपर की तरफ होना हवा में, वहाँ पसीना आता है अपोजिट साइड पे। थूजा शायद मेडिसिन इसकी दी। फिर ड्रीम्स में हमें कोई स्पेसिफिक बात मिल सकती है। मैंने एक लड़की आती थी मेरे पास, उसने कहा था कि डॉक्टर साहब मुझे ऐसे लगता है कि मैं कहीं ऊपर से गिर रही हूँ और कोई इतना सा सुराख है, ख्वाब मुझे ऐसा होता है, फॉलिंग इन वेल, शायद इस तरह की कोई रुब्रिक थी। ऊपर से गिर के मुझे ऐसे लगता है किसी बारीक सा होल है, मैं उसमें गिर रही हूँ। स्टेट ऑफ माइंड, अच्छा ये मेरे लिए बड़ी अहम चीज़ है, मैं तो बड़ा एंजॉय करता हूँ स्टेट ऑफ माइंड को। मुझे अच्छा लगता है कि ह्यूमन ब्रेन को हम समझें। स्टेट ऑफ माइंड, जैसे ही हमारे पास कोई डॉक्टर साहब पेशेंट आया, हम देखें ये है क्या पेशेंट। समटाइम पेशेंट आ गया, हाँ जी अच्छा, आपने कोई बात की तो कितनी देर बाद तो उसका रिस्पॉन्स आता है भाई साहब का, हो डल होते हैं। और कुछ आते हैं इतने चिड़चिड़े। वो एक दफ़ा एक कपल मेरे पास आया, मियाँ बीवी, वो बीवी ने हल्का सा बोल दिया कि डॉक्टर साहब इनको ये वैसे करके दी, आपको ज़्यादा पता है। ऐसा भी होता है। ये उसमें इरिटेबिलिटी थी, वो नक्शो अमीका वाली स्टेट में था, इरिटेबिलिटी थी। वो कहता भाई मैं परफेक्शनिस्ट हूँ, मुझे ज़्यादा पता है, मैंने एक एक चीज़ लिखी है, मुझे किस दिन क्या हुआ था, किस दिन क्या, आपको ज़्यादा पता है। वो इस तरह से देखते हैं। फिर पेशेंट ऐसा हो सकता है चिड़चिड़ा होगा या डल है, या पेशेंट बिल्कुल कोलैप्स वाली कंडीशन में है। मैंने केस देखा था, वो मेरे पास आता था, वो भाई साहब थे, तो बातें करते करते सो जाते थे। वह ये ख़ास करैक्टर था उनका। वैसे बैठे हैं, वो मैं बात कर रहा हूँ, उसने कहा कि डॉक्टर साहब मैं वो को मार्केटिंग का काम करते थे, मैं मार्केट में जाता हूँ, मुझे थोड़ा सा कोई पास कर देना, मेरे से बात ना करे, मैं सो जाता हूँ। जो उसकी स्टेट थी। पास हिस्ट्री है, ये हमें फ़ायदा देती है कि पास्ट में इसको किस तरह की डिसऑर्डर्स रहे हैं, कोई निमोनिया तो नहीं रहा, टाइफाइड तो नहीं रहा, हम वो देखते हैं कि उसकी कोई कॉम्प्लिकेशन तो नहीं आ रही, ये भी फ़ायदा देती है। फैमिली हिस्ट्री, अगर किसी की फैमिली में कैंसर है, ट्यूबरकुलोसिस है, तो हमें उसका भी आइडिया होता है कि हम पेशेंट को प्रोबेबल क्या हो सकता है, हम किस तरह लेके प्रोसीड कर सकते हैं। अब जिस तरह ये मैंने पहले भी बात की कि काजेशन बिल्कुल डिफरेंट हो तो हम सारे लोग डिफरेंट होते हैं। सारे लोग धूप में जाएं, सबको सन स्ट्रोक तो नहीं होता। वो क्यों नहीं होता? हम ये डिपेंड करता है कि हमारी ससेप्टिबिलिटी कैसी है, कि कैसी चीज़ हमें इफ़ेक्ट करती है और कैसी नहीं करती। अब हमने ना दो चीज़ें कर ली। डिजीज़ की बात हमने लास्ट टाइम बहुत ज़्यादा कर ली थी कि डिजीज़ को कैसे कैसे देखें केस टेकिंग में। इंडिविजुअलाइजेशन में हमने बहुत सारी चीज़ें देख ली। अब थर्ड पे हम देखें कि रेमेडी को इंडिविजुअलाइज कैसे करें। एक और बड़ा इशू हमारे होम्योपैथिक कम्युनिटी में ये आता है, वो कहते हैं कि यार नेट्रोम्योर बन रही है, चल ऐसा करो आप पल्सटीला ले लो, चलो आप एस्क्यूलस ले लो, कुछ भी ABC। ऐसा कैसे हो सकता है? मेरा आप सब लोगों के क्वेश्चन है कि एक बंदा आया, उसने हमने साल्ट की वो की, नमक को पोटेंटाइज किया, नमक की प्रूविंग की, उसकी साइन एंड सिम्टम भी सेम आए। हमने गंडे की करें, उसकी भी सेम आए। हम सीपिया की करें तो सेम आए। जिस तरह हम पर्सन को इंडिविजुअलाइज करते हैं, उसी तरह हम रेमेडीज़ को भी करते हैं। ऐसा नहीं है, हम मानते हैं कि हमारी फेलियर है, हमें भी बहुत ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग नहीं होती, हम फ़र्क नहीं कर पाते, लेकिन जिस पेशेंट को जिस चीज़ की ज़रूरत है उसको वही मिलेगी तो वो क्योर होगा। नहीं तो हमारे, अगर हम पीछे मुड़ के देखें तो हमारी पैलिएशन की लंबी लिस्ट होती है। लंबे अरसे से पेशेंट आ रहे होते हैं, क्या जी मुझे वो फ़लाँ चीज़ है, ये मेडिसिन दे देते हैं, वक्ती तौर पे वाइटल फोर्स थोड़ा सा मुझे इन्हांस कर देती है, मुकम्मल ठीक नहीं हो रहे होते हैं। ये भी हमें बड़ा ज़रूरी है। जब हम रेमेडीज़ को पढ़ें तो इसी तरह पढ़ें जिस तरह हम कोई किसी एक इंसान को पढ़ रहे हैं, कि मिरर इमेज को देख रहे हैं। अब उसी मिरर इमेज को, उसी जो वर्चुअल इमेज है, उसी को तो हमने पढ़ के रख लेना अपने पास। पेशेंट आया तो देखते रहे कि यार इसमें किसका करैक्टर मिल रहा है, ये एग्जैक्ट CP है। ऐसा भी हो सकता है कि हमने रेपर्टराइजेशन भी की या कुछ भी ABC किया, सिम्टम सारी मैच करनी हो, तो हमें फिर मज़ीद देखना होता है कि किस रेमेडी सिलेक्शन में कहाँ पे कौन सी मेडिसिन दें पेशेंट को। ये लास्ट टाइम भी हमने बात की थी कि हम जब पेशेंट से क्वेश्चन कर रहे होते हैं ना, तो हम 3 तरह के क्वेश्चन कर रहे होते हैं।
या तो डिज़ीज़ को डायग्नोज करने की कोशिश कर रहे होते हैं। हम जितने क्वेश्चन कर रहे होते हैं ना डिज़ीज़ रिलेटेड कर रहे होते हैं कि देख रहे होते हैं कि वाकई पेशेंट आया हमारे साथ, हमारे पास उसको इंग्वाइनल हर्निया है या हाइड्रोसील है, एक्चुअल में है क्या ना। अगर ये नहीं कर रहे तो फिर हमें दूसरा क्या काम करना चाहिए, हमें पेशेंट को समझना चाहिए, उसकी मोडेलिटीज़ हैं, उसकी कंकोमिटेंट्स हैं, उसकी नेचर है, उसका कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, उसको कैसी चीज़ें हर्ट करती हैं। मेरे पास एक पिछले दिनों एक वो खातून आई, उनको कहती मुझे नींद नहीं आ रही। मैंने कहा क्या हुआ है? वो कहती दरअसल अच्छी खासी वेल ऑफ फैमिली, कहती घर में बिल आ गया एसी का इतना ज़्यादा। तो मैंने कहा क्या हुआ? कहती हालांकि मैंने देना भी नहीं है, मुझे देख के ऐसे परेशानी हो रही, नींद नहीं आ रही। वो बाद में मैंने देखा बैड न्यूज़ उसे अफेक्ट कर रही है। अगर तो हो ना कि वो फैमिली बिल्कुल बड़ी लो सोशो इकोनॉमिक स्टेटस से थी तो हम कह सकते हैं कि ये उसकी स्ट्रेस बनती है, बिल्कुल ठीक ठाक अच्छी, मैं उनकी फैमिली को जानता हूँ, वो ऐसा इशू ही नहीं, बस खबर सुन के उसको वो आने लग गया, जलसी में थी उसकी। ये भी कर लिया, ये भी हमने पर्सन को भी समझ लिया। थर्ड पे हम क्या करेंगे, जब हमने केस को देखा एंड पे हम पहुंच गए तो फिर 2 रेमेडीज़ तक पहुंच गए कि पल्स्टिला दें कि फास्फोरस दें। जॉर्ज विथोल्कस भी ऐसे करते हैं, राजन सनकन भी। वो कहते हैं कि मैं मेडिसिन की कन्फर्मेटरी सिम्टम पेशेंट पे फिर थ्रो करता हूँ। मैं पूछता हूँ कि पल्स्टिला की जो भी सिम्टम है कि ये पल्स्टिला है, ये फास्फोरस है या ये नेट्रम में हो रहा है, मैं कंफर्म करने की कोशिश कर रहा होता हूँ या हम ये कर रहे हो। अगर हम ये तीनों काम में से कोई काम नहीं कर रहे ना हम डिजीज़ को समझने की कोशिश कर रहे हैं, ना पर्सन को, ना रेमेडी को, फिर लोग हमारे पास आके बोर होना शुरू होंगे। लोग कहेंगे डॉक्टर साहब पता नहीं कड़ी गल्ला करी जाते हैं, इनके तो सवाल ही नहीं ख़त्म होते, क्योंकि होम्योपैथी को अक्सर इस तरह से कहते हैं। खैर सवालों के जवाब तो फैसलाबादी लोग भी ठीक नहीं देते। मैं एक दफ़ा, मुझे बड़ी अच्छी तरह याद है हमारी, क्योंकि यहाँ पे फुप्पो रहती हैं हमारे फैमिली के बड़े रिलेटिव्स, तो मैं छोटा होता था। एक दफ़ा मैं एक बंदे के पास आया, वो बड़ा ना वो मम्मी डैडी सा लड़का था, एक जिस तरह फैमिलीज़ में, तो आदमी उसने कुत्ता लेके जा रहा था ऐसे। तो मैंने जिस तरह हम छोटे से ऐसे पूछ रहे थे, मैंने कहा कुत्ता लेके जा रहे हो? कहता नहीं। कहता ऊँट है, कद छोटा रह गया। क्योंकि ये फैसलाबाद का कल्चर है। मैंने ये पिछले लॉग एक और आपको बताता हूँ। मैंने पिछले दिनों ना, ये जब लॉकडाउन चल रहा था, वो एक बाबा जी के पास बैठा, तो उनको साथ वाले बंदे ने पूछा कि ये फैसलाबाद में लॉकडाउन कब ख़त्म होगा। वो ऐसे देखते रहे, टटोलते रहे, बाद में ऐसे जेब में से ना एक चाबी निकाली, कहते फैसलाबाद लॉकडाउन की चाबी मेरे को ये सवेरे मैं खोल देना, बाकी गवर्नमेंट को पता। ये फिर ये अगेन वही चीज़ है कि हम हिस्ट्री लेंगे, इंडिविजुअलाइज करेंगे, रेमेडी तक पहुंचेंगे। एक मैं आपको टिप वाली बात बता दूं, ये बड़ी अहम बात है। जब हम पेशेंट को समझ रहे होते हैं तो एक काम बड़ा ज़रूरी है कि हम करें। जैसे ही हमारे पास कोई पेशेंट आया, जिस तरह ये हेडेक के साथ हमारे पास आया, सबसे पहले हेडेक को जस्टिफाई कर लें। हेडेक की सिम्टम ले लें, मोडेलिटीज़ ले लें, कहाँ से एक्सटेंशन ले लें, यहाँ से आँख में तो नहीं आता, पीछे तो नहीं जाता। पहले हेडेक को लेके फिर जनरल स्टेट पे मूव करें, फिर उसके स्वेट्स में जाएं, फिर उसकी थर्स्ट में जाएं, फिर बाकी सारी चीज़ों में जाएं। ये बड़ी अहम बात है। हम क्या करते हैं, पेशेंट आया डायरेक्ट हम उसकी जनरल स्टेट में कूदने की कोशिश करते हैं। पेशेंट का एक्टिव पॉइंट होता है मेरा सर दर्द हो रहा है, तो वो पेशेंट बोर हो जाता है। पेशेंट हमारे साथ क्या था, यार बस गलत आ गए। ये मेरा एक केस है, मैं चाहता हूँ आप भी थोड़ी सी इसमें इनपुट दीजिएगा। ये मेरा एक केस है, एक बच्चा था 2 साल का, उसे गैस्ट्रोएंटराइटिस था, सीवियर डायरिया, मोशन। उसने प्रेजेंट ऐसे किया कि उनकी वालदा ने बताया कि अचानक ना बच्चा सो ही जा रहा है, डॉक्टर साहब सो ही जा रहा है, नींद बहुत आई जा रही है इसके। मैंने कहा अच्छा। मैंने कहा हुआ क्या था, खाया पिया गया था? कहती रूटीन में कोई चीज़ खाई, एक्स्ट्रा कुछ नहीं खाया, यानी मुझे उसकी फूड में कुछ ऐसा नहीं मिला। हुआ ये कि बच्चा फिर अचानक से सोए हुए ने बहुत ज़्यादा बड़ा सारा मोशन किया, फिर थोड़ी देर बाद वॉमिट की, इस तरह करने लग गया। वीकनेस बहुत ज़्यादा हो गई, और जैसे ही उसकी ये तबीयत ख़राब हुई तो एक उसकी स्टेट में अल्टरनेशन ये आई, वो अल्टर हुआ। कहने लगा माँ बस मुझे उठा ही रखे, मुझे बस उठा लो। वीकनेस बहुत ज़्यादा, प्रोस्ट्रेशन, जिस तरह वो हम गिर रहे होते हैं, तो इस तरह की स्टेट थी। कोई इनपुट देना चाहेगा? मैं तो खैर इसमें फेल हुआ था। क्या करें अगर ये आप लोगों के पास ये केस आया इसी तरह से, वीकनेस है, डिहाइड्रेशन है, डिहाइड्रेशन के साइन आने लगे, संकन आइज, तो फिर वो जिस तरह वो स्किन पिंचिंग करके देखते हैं। चाइना डॉक्टर साहब ने ये अच्छी सुजेशन दी है, मैंने भी दी थी, मैं फेल हो गया था, लेकिन ये अच्छी सुजेशन, ये अच्छी सुजेशन है। आर्सेनिकम जिंदाबाद।
पल्स 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 और कोई अच्छा, और एंटम टार्ट सही है, और कुछ ब्रैटरम एल्बम। आप सब लोगों की सजेशन बहुत अच्छी है, पहले तो क्लैपिंग करें इन लोगों के लिए, क्योंकि डॉक्टर साहब आपका नाम क्या है? मोहम्मद इकराम। मैं एंटम टार्ट पे हुआ था, मैं बताता हूँ इनके लिए, एक दफ़ा फिर क्लैपिंग करें। मैंने ये सारी रेमेडीज़ दी, मैंने नक्सोमिका दी, नींद बहुत आती, फेल। आर्सेनिकम दी, चाइना दी, जिस तरह डॉक्टर साहब ने बताया, मैंने कहा इतना ज़्यादा फ्लूइड लॉस हुआ है, फेल। ब्रैटरम एल्बम दी, फेल। कैम्फर, पोडो, ये सारी 5-6 मेडिसिन दी, फेल हो गया। फिर मैंने पेशेंट को फ्लूइड रिप्लेसमेंट पे लगा दिया कि इसको ड्रिपें श्रिपें लगाएं, इसको थोड़ा सेटल करें। हुआ ये कि वो ड्रिपें भी लगा दी, सब कुछ हो गया, लेकिन पेशेंट फिर उसी स्टेट से बाहर ना आए। मैंने फिर इस केस को ना रेपर्टराइज किया। अब तक से पहले जितनी हमने बातें की हैं, जब आप पेशेंट को इंडिविजुअलाइज कर लेते हैं तो आप किसी भी अप्रोच में जा सकते हैं। आपको मटीरियल मेडिका अच्छा है, बुक्स का आपको पता है, आपके पास सॉफ्टवेयर्स हैं, तो वहाँ जा सकते हैं, रेपर्टरी में जा सकते हैं। कोई और अप्रोच है, प्रेफल वजाइकर की है, सनकारण की, वहाँ तक जा सकते हैं। अच्छा, मैंने रुब्री के लिए जब मैंने देखा, मुझे बड़ा मज़ा आया। कैरी डिज़ायर वीकनेस फ्रॉम, कमज़ोरी इतनी हो गई थी, उसका दिल कर रहा था मुझे उठा लो बस। दूसरा कैरी डिज़ायर कॉन्स्टेंटली, बस मुझे उठा के रखो। स्लीपीनेस, डायरिया ड्यूरिंग स्लीपीनेस, वॉमिटिंग विद मोशन है या वॉमिट है, नींद इतनी ज़्यादा ओवर पावरिंग, ड्रॉजीनेस हो रही है, एक्सट्रीम वीकनेस। और हैरान हो गए कि मैं इतनी सारी रेमेडीज़ 5, 7, 8 देने के बाद जब मैंने उसे एंटम टार्ट दी तो विदन फ्यू आवर्स ना, कुछ घंटों के बाद बच्चा खुद खाने पीने लग गया था। उसका इनटेक बेहतर हो गया, ड्रिप उतर गई, बाकी चीज़ें, वो जो फ्लूइड का था वो खुद से उसकी इम्प्रूवमेंट आनी शुरू हो गई। ये क्या किया, ये मैंने उस बच्चे को समझा, जो उसका करैक्टर थे, मैंने उसको समझ के उसकी बेस पे प्रेस्क्राइब किया। जब तक हम जनरलाइज प्रेस्क्राइब कर रहे होते हैं ना, ऐसे करके तीर छोड़ रहे होते हैं, किसी को तो लगेगा बस ठक ठक, तो हम 2 खरगोशों के पीछे भागे ना तो एक भी हाथ नहीं आता। उसको पकड़ के उसके करैक्टर देख देख के जब उसको किया तो ये फिर रिस्पॉन्स मिलते हैं। एक्चुअल में ना टाइप ऑफ वाटरी स्टूल थे, मैं वो भी लूँगा तो वो भी रुब्रिक आ जाएगी। जो बिल्कुल पिक्यूलियर साइन एंड सिम्टम चीख के कह रहे हो ना, मैं होता हूँ कि जिसको राजन सनकरन से किसी ने पूछा था रुब्रिक लेनी कौन सी चाहिए, उसने कहा रुब्रिक का मतलब ये है कि जब आप पहाड़ पे चढ़ रहे हो ना, आपको पता है आप 6000 फीट की बुलंदी पे या 10,000 फीट की बुलंदी पे, तो आप जिस पत्थर पे पाँव रखते हो, क्योंकि आप पूरा वेट उस पर बियर करोगे ना, नहीं तो आप गिर सकते हो। कहता है रुब्रिक सिलेक्शन में ऐसा माइंड रखा करो कि मैं पक्का तोड़ के देख लूँ ये वाकई पेशेंट में है जो मेरे सामने बैठा है। मैं अक्सर ये करता हूँ, मैं ना बिल्कुल जो सॉलिड सिम्टम है ना वो लेने की कोशिश कर रहा होता हूँ। क्या करता है, मैं अभी वो वाटरी डायरिया लूँगा, उसमें भी है ये एंटम टार्ट होगी, उसमें तो बहुत सारी मेडिसिन है ना। जो वाटरी डायरिया है ना, वाटरी स्टूल, उसमें शायद 450 मेडिसिन हो, एंटम टार्ट भी उसमें आए ना। बाद में मैंने ये एंटम टार्ट देखा, मैंने बोरक से पढ़ी, मैंने क्लार्क से पढ़ी, वाकई गैस्ट्रोएंटेराइटिस की बहुत बड़ी मेडिसिन है। म्यूकस भी होगा, लेकिन पता क्या होता है, समटाइम पेशेंट हमें सब कुछ नहीं बता पा रहा होता ना, हमारे भी वो कम्युनिकेशन गैप आते हैं। लोग म्यूकस का किसी को सही पता चलता है, किसी को नहीं पता चलता। उसे पूछें कि ये कैसा स्टूल है, बस डॉक्टर साहब मोशन आ दे, मेरा बच्चा मरन दिया, तुझे पता नहीं सानू सवाल करी जाने। वो लोग बड़ा इरिटेट होते हैं। इसका पहली लर्निंग हमारे लिए ये थी कि हमें एग्जैक्ट देखना है कि पेशेंट को क्या हो रहा है, उसकी बेस पे हम प्रेस्क्राइब करें। दूसरा केस है, ये केस मेरा ना मैंने पहले भी यहाँ पे प्रेजेंट किया था, मैं आपको एक बड़ी मज़े की बात बताता हूँ इसमें। ये सीलिक डिजीज़ का केस है, क्योंकि मुझे ये प्रिविलेज रही कि मैं तकरीबन कुछ 4-5 साल से मैं सीलिक डिजीज़ के, गंदम की एलर्जी के केसेस को देखता हूँ। तो काफ़ी सारे केस इंप्रूव हुए, जितने केस इंप्रूव हुए, ये अभी तक मैंने जितनी बातें की हैं ये उन्हीं की बेस पे इंप्रूव हुए। मैंने इंडिविजुअलाइज़ किया तो इंप्रूव हुए। इंडिविजुअलाइज़ करने के बाद देखा सीलिक डिजीज़ तो 100, मैंने 400 केस देखा सीलिक डिजीज़ का। ऐसा नहीं है सबको सेम मेडिसिन दे दें, हर केस को मैंने इंडिविजुअलाइज़ किया, यार इसका क्या इशू है, इसका क्या इशू है। ये जो बच्चा ना, पहले आपको एक बड़ी मज़े की बात बताऊँ, मैंने इस बच्चे से ना, ये मेरे पास आया जब पहली दफ़ा अभी क्लिनिक पे आया, तो मैंने कहा अस्सलाम वालेकुम ना, मैंने सलाम नहीं किया तो ऐसे मेरे पास आ गया, इतना क्लोज आ गया। हालांकि रूटीन में बच्चे पास नहीं आते, वो इरिटेट हो रहे होते हैं, वो पीछे किसी डॉक्टर से टीका लगवा के आए होते हैं, डरते टीके से हैं, बदनाम अम्मा हो रहे होते हैं। 4.5 साल एज है बच्चा, ऐसे वो ऐसे था कि मुझे हग भी कर लो तो ऐसे ऊपर आ रहा था।
उसकी फिजिकल सिम्टम नहीं, ये वो जितनी भी वॉमिट आती थी, एक सिम्टम बड़ी अहम थी कि उसके पेट में दर्द होता था और नाश्ते के बाद होता था। फिर तीसरी सिम्टम थी वो जैसे ही सुबह उठता था तो एब्डोमेन में पेन होता था। मेंटल स्टेट थी, एक तो मैंने बता दिया कि वो बहुत ज़्यादा फ्रेंडली था, कम्युनिकेटिव था, क्या हाल है, ठीक है। जिस बेस पे मैंने प्रेस्क्राइब किया मैं आपको वो दिखाता हूँ। मैंने अपनी लाइफ में ना ये पहला बच्चा देखा था जिसकी आई लैशेज़ इतनी ज़्यादा थी, इतनी लंबी। ये पहला बच्चा था। हमें गुड ऑब्जर्वर होना चाहिए, देखना चाहिए पेशेंट को, यार ये क्या है मेरे पास जो आया, फ्रेंडली भी है, इतनी आई लैशेज़ इतनी लंबी लंबी। अब मैंने आई लैशेज़ का एक करैक्टर ले लिया। फिर मैंने देखा, मैं ये जितने भी केस हैं, ये बात करने का मकसद ये है कि हम प्रिस्क्राइब इंडिविजुअलाइज करैक्टर्स पे करें। अगर किसी को, बल्कि एंड पे एक क्वेश्चन भी करते हैं, इसको वाइंड अप करने। आई लैशेज़ बड़ी लॉन्ग थी, ये देखें उसकी। मेरे लिए ये बड़ी पिक्यूलियर थी। ये ऐसे बच्चा कह रहा था कि यार अगर ये आपने छोड़ दी ना तो मैं नहीं ठीक होता आपसे। अब ये सीलिक डिजीज़ एक्चुअल में है क्या? ये ऑटोइम्यून डिसऑर्डर है, जिस तरह सोराइसिस है, जिस तरह ये रूमेटॉइड आर्थराइटिस है, ये ठीक नहीं होते। इसको तो एलोपैथी भी कहती है, हम नहीं ठीक करते। ये केस अगर इंडिविजुअलाइजेशन से ठीक हो सकता है तो हमारे सर्दी, खांसी, नज़ला, ज़ुकाम ये क्यों नहीं हो सकते? मैंने इसको फास्फोरस दी, पहले 1 mg डोज दी, बाद में मैं 30 में देता रहा काफ़ी अर्सा। लगभग 1 साल के बाद ये आइडियली नेगेटिव हो गया बच्चा। इसका वेट बढ़ गया। जब मेरे पास आया था तो इसकी HB अराउंड 6 और 7 इन बिटवीन कहीं थी। जब मैंने लास्ट टाइम इसका करवाया 9.9 थी या पता 9.8 थी समथिंग, 9 से वो ज़्यादा हो गई। उनका टेस्ट करवाया, आइडियली नेगेटिव। बच्चा 1 साल से गंदम खा रहा है, सारी चीज़ें। ये किस चीज़ की बेस पे हुआ? इंडिविजुअलाइजेशन की बेस पे हुआ। हमने फ़र्द को समझ के उसको मेडिसिन दी है, डिज़ीज़ को समझ के मेडिसिन नहीं दी। हम डिज़ीज़ पे नहीं चल रहे होते। इसका की था ऑब्जर्वेशन इज़ अ की। ऑब्जर्वेशन हमारे लिए की है, ताले खोल सकती है, बड़े बड़े खोल सकती है। अब ये एक और केस है, मैं आपको एक और बात बताता हूँ। ये भी गंदम की एलर्जी का केस है। अच्छा ये एक और गंदम की एलर्जी का केस है। अब मैं ये बताऊँ कि मैं केस को क्रैक कैसे करता हूँ जब मेरे पास केस आता है। अब ये केस में आपको बड़ी मज़े की एक और चीज़ दिखाता हूँ। ये बाकी सारी सिम्टम थी, उन्होंने कहा कि वो उल्टा होता है, डायरिया, मोशन, सब कुछ होता है। ये हमारे लिए ना अहम नहीं होती। मैं यहाँ पे रुक के आपको एक और बात बताऊँ। जो इस तरह के केस होते हैं ना, ये ऑटोइम्यून डिसऑर्डर है। 2 साल पहले डायग्नोज हुई थी, अब गंदम छोड़ दी हुई है। पेशेंट हमारे पास आया, ना गंदम खा रहा है, साइन एंड सिम्टम कुछ भी नहीं है। किस चीज़ पे प्रेस्क्राइब करेंगे? स्टेट ऑफ माइंड पे। स्टेट ऑफ माइंड एक चीज़। और मैं तो ज़्यादा यही करता हूँ। आपने अभी एक्टिंग की, अगर वो जैसे ना भी बड़े होते हैं ना, मैं इनको बता रहा था कि जैसे आपने वो एक्टिंग की ना, वो बिल्कुल फास्ट फोर्स की। हालांकि पहले मैंने बताया, क्योंकि मेरे पास मरीज है, ये भी आप बता रहे थे इंजेक्शन लगवा के आते हैं, हमें कैसे पता चले? मेरे पास केस है, कहता जी घर में शादी भी है, रोज पहले की बात। तो कहता जी बच्चा परेशान कर रहा है, हम तैयारियाँ भी कर रहे हैं। मैंने कहा भाई इधर लाओ, एलोपैथी के पास तो आप जा रहे हैं। वो भी लगा हुआ था, उसका डिप वगैरह के क्या बुला लो। तो जैसे वो इंटर हुआ, आपने बातें बिल्कुल करें। मैं बल्कि ऐड करूँगा कि माइंड सिम्टम के बारे में ना आप बताया करें, केस के ज़रिए या सिम्टम के ज़रिए, कि कैसे प्रेजेंट करता है मरीज। बिल्कुल, हमें पता चले बिल्कुल कि ये फियर ऑफ बेड रेट है, ये कैसे है, ये सुने मानी के चक्कर में तो नहीं ना। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन वो हमें लगे कि कैसे डॉक्टर साहब कैसे, ये मरीज़ बैठा है, अब वो मरीज़ आया, डॉक्टर साहब कैसे, काबल है, ठीक है। अब ये फियर ऑफ बेड रेट है, क्योंकि वो कहता है ये काबल है, ठीक है, ये हायोसम। तो मैं इसलिए नहीं बातें पहले की थी, क्योंकि पहले आप बता रहे थे, क्योंकि पहले तो रिपोर्टी का लोगों को पता। बिल्कुल बिल्कुल। रिपोर्टी बताएं, फिर उसका चेक बताएं, फिर उसके माइंड के बताएं। तो मैंने जब वो इंटर हुआ ना, तो वो बच्ची मेरी तरफ देख के ना रोने लगी। मैंने कहा यार मैं इतनी बुरी शक्ल वाला तो नहीं, मैं वैसे। बिल्कुल बिल्कुल। अब उसका बाप बोला, कहता जी डॉक्टर साहब इन्हों टीके ही बहुत लवाए असी ट्रिपों के, थोड़े को भी डर गई। अब मैंने वहाँ ये मैं बता दूँ, क्योंकि रिपोर्टी में आप चूँकि कर रहे हैं, तो मैं इसीलिए जा रहा हूँ कि मुझे ये शौक़ है, तो मैं समझूँ, लोग भी इस चीज़ को समझें कि स्टेट ऑफ माइंड जो है ना, वो बाकी अलामतों से ज़्यादा अहम होती है। बिल्कुल। अच्छा, अब उसने क्या, मैंने क्या लिया? एक तो लिया फियर ऑफ एनिमल। आप कहेंगे कि मैं एनिमल था। अच्छा, फियर ऑफ स्ट्रेंजर, क्योंकि मैं उसके लिए अजनबी। बिल्कुल।
उस हम कहते हैं ना यार तू इसके साथ क्या जानवरों के वाला सलूक कर रहा है, हालांकि वो बंदा होता है, ये हम आम बोलते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। अब जो उसके साथ जानवर वाला सलूक एलोपैथ ने किया, इंजेक्शन लगा, वो मुझे भी वही समझ रही थी। 2 अलामतों पे सिट्रामोनियम दी मैंने उसको, बुखार भी ठीक हो गया, सांस भी ठीक हो गया। बिल्कुल। ये डॉक्टर साहब के लिए क्लैपिंग करें। ये मैंने अभी तक जितनी डॉक्टर साहब की 2-3 मैंने इनकी बातें सुनी है, ये इनकी अगर माइंड पे ग्रिप ना हो तो ऐसी चीज़ें बंदा नहीं ऑब्जर्व भी नहीं करता। हम सिर्फ वो देखते हैं जो हमारे माइंड के अंदर है, जो पता है। डॉक्टर साहब हमारी आंखें सिर्फ वो देखती हैं जिसके बारे में हम देखना चाहते हैं, जिसका हमें पता है। अब पेशेंट अगर हमें ना पता होता, मेरी रेपर्टरी की वो जो रुब्रिक है आई लैशेज़ वाली मेरी नज़र से ना गुजरी होती, ये बैक वाली, तो मैं शायद कभी भी परसीव ना करता उसको। वो 5-6 रुब्रिक्स ये देखें ना, ये रेपर्टरी की रुब्रिक है, इलोंगेटेड सिल्कन एंड आई लैशेज़ ना, वो सिल्की सी हैं, इलोंगेटेड है, लंबी लंबी हैं। ना गुजरी होती तो पेशेंट उससे भी लंबी आ जाती है, 1 इंच भी लंबी आ जाती, तो मैं उसकी परवाह भी ना करता। अच्छा, ये जो केस था ना, ये भी बड़ा मज़े का था। ये भी गंदम की एलर्जी का केस था। इसको मैंने कैसे परसीव किया, क्रैक कैसे किया कि बाकी सारी सिम्टम जो रूटीन में सिम्टमटोलॉजी होती है, ये ना बैक करता हूँ। इसके बाप ने मुझे एक बात बताई, उन्होंने कहा कि ये ना अजीब सा सोता है। मैंने कहा अजीब बात क्या है? कहते उल्टा सोता है। मैंने कहा उल्टा तो बहुत अच्छे से। कहता उल्टा सो के टांगें हवा की तरफ ऊपर होती हैं, आसमान की तरफ, पाँव ऊपर होते हैं, यानी फेस जो है ना पाँव के ऊपर की तरफ। मैंने कहा मुझे इसकी वीडियो बना के भेजिएगा। तो ये जो वीडियो बना के भेजी, ये देखें उसको, ये देखें ऊपर की तरफ है और वो कंटिन्यूसली उसको मोशन कर रहा है। अब ये जो करैक्टर इस बच्चे का मुझे ख़ास मिला, यहाँ से मैं केस में एंट्री कर सकता हूँ, यहाँ से बच्चा ठीक हो सकता है। और मैंने इसको पल्सटीला दी थी, मैंने इसकी 2 रुब्रिक की, इसको मैंने बोल्ड भी किया है, स्लीप ऑन एब्डोमन, लेग्स ड्रॉन अप ऊपर की तरफ, पल्सटीला दी, बच्चा बहुत बेहतर है। और उम्मीद है कमिंग फ्यूचर में ये भी बच्चा नॉर्मल हो जाएगा, इसका टेस्ट भी नेगेटिव हो जाएंगे, क्योंकि गंदम की सारी चीज़ें बेहतर हो गई। एच बी मेरा ख्याल वो 9 से 11 पॉइंट समथिंग चली गई इसकी, पल्सटीला दी। अब ये एक बच्ची थी, ये ना इसकी वालदा ने कहा कि इसको पहले ना नमूनिया हुआ था किसी दौर में, खांसी बहुत ज़्यादा आती है और खुशक खांसी आती है, नमूनिया के बाद आती है। अब इतनी देर, पता नहीं 1-2 साल पहले की बात है, खांसी आती है तो पेशेंट सिर्फ इतना प्रेजेंट करता है, डॉक्टर साहब मुझे खांसी आ रही है, ये मेरी बच्ची है 10 साल की, खांसी आती है। हुआ क्या था, पहले एक दफ़ा नमूनिया हुआ था, उसके बाद से खांसी आ रही है। एक चीज़ तो मिल गई कि नमूनिया की कम्प्लिकेशन अभी तक चली आ रही। फिर उन्होंने कहा कि ठंडा पानी पी ले, बोतल शोतल पी ले तो ज़्यादा होती। अब मैंने यहाँ से, मुझे इस खांसी वाली चीज़ से कफ सिर्फ इतनी सी चीज़ें मिली। अब मैंने जंप किया उसकी जनरल स्टेट में, मैंने कहा इसकी नेचर कैसी है, तो उसका बाप कहता भूखी है। मैंने कहा भूखी कैसे है? कहते इसकी छोटी बहन है, इसको जो रूटीन में हम चीज़ इसको भी दी, उसको भी दी, छोटा भाई उसको भी दी, ये बड़ी है, कहती नहीं जो उन्होंने देती मैंने और दो, मुझे और दो। वो भैया आपको क्यों दे, आपको बराबरी होनी चाहिए ना। ये जो ग्रीडीनेस वाला अंसर था ना ये बच्चों में, ये आर्सेनिकम का, मैंने देखा बाद में आर्सेनिकम थी वो बच्ची। और मुझे बड़ा मज़े की बात हुई। और होता ये है कि हम ना इमेजिनरी रूब्रिक्स पे अगर रिलाई करेंगे हम तब भी फेल हो जाएंगे। कफ नमूनिया आफ्टर, उसमें भी आर्सेनिकम प्रेजेंट कर रही है, कफ नमूनिया आफ्टर है, ये क्रॉनिक कफ नमूनिया आफ्टर है, ये ग्रीडी है, ये चिल्ड्रन में आर्सेनिकम, सब कुछ मेरे पूरी उसकी मेंटालिटी को और उसकी जो एक्टिव कंप्लेंट थी उसको कवर कर रही थी। जब कवर कर रही है तो मेरे लिए आसान हो गया केस को क्रैक करना। ये आखिरी चीज़ थी। मैं एक दफ़ा आखिर में अपनी सारी चीज़ों को ना, जितनी अभी तक बातें की, मैं आपको समराइज़ करूँ और एक चैलेंज भी करूँ। चैलेंज ये है कि मैंने बात की कि हम सब कुछ जो भी करते हैं ना, होम्योपैथी बेस इंडिविजुअलाइजेशन पे करती है। आप ऐसा कीजिएगा, आप जाके ना सारे लोग जो दिल करे रेपर्टरी उठाइएगा, जो दिल करेगा ना मटीरिया मेडिका, एलन उठा लें, बोरक उठा लें, कैंट उठा लें, क्लार्क उठा लें, कोई उठा के पढ़िएगा। सब कुछ प्रूविंग के दौरान पर्सनलाइज इंडिविजुअल रिस्पॉन्स लिखे हुए हैं उसमें, कि पेशेंट को दर्द होती है तो इरेक्ट होने से सुकून मिलता है, या स्टमक में पेन होगी तो बेंड होने से होता है, वो जी टांग उठाने से ऐसा होता है, हैंगिंग से एग्रावेशन, मेलुरेशन, कुछ भी। क्योंकि हमारे जितने मटीरिया मेडिकाज हैं ये पैथोलॉजी की बुक्स नहीं हैं। पैथोलॉजी के लिए आपको पैथोलॉजी पढ़नी है। ये जो जितनी प्रूविंग हुई, प्रूविंग के दौरान क्या किया, नमक दे के देखा भाई साहब को, सारी देखा कि हेडेक होता है तो किस तरह का, उसकी नेचर क्या होती है, वो लिखना शुरू कर दिया।
यही बाद में हमारे मटीरिया मेडिकास बन गए। हमारी रेपर्टरी भी इन्हीं चीज़ों पे, जो रुब्रिक उठाएं वो उसका एक्सप्रेशन होगा किसी भी इंसान का कि ऐसा हो सकता है। आखिरी बात, राजन सनकन की एक बात बताऊं कि राजन सनकन की एकेडमी का नाम है द अदर सॉन्ग। एक तो जितने ह्यूमन बीइंग है इनके हमने देखा कि इंडिविजुअलाइज रिस्पॉन्स है ना, डिफरेंट होते हैं। दूसरी तरफ हमने देखा कि ये मेडिसिन है, इनके रिस्पॉन्स हैं। अब मेडिसिन के भी कुछ रिस्पॉन्स है ना, नेट्रोमेयर का रिस्पॉन्स है, वो इस तरह से प्रूविंग के करते हैं, तो वो भी एक वर्चुअल इमेज बन गई हमारे पास। इधर नेट्रोमेयर का पेशेंट है तो वो भी बन गई। अब दोनों को मैच करते हैं। राजन सनकन ने कहा कि द अदर सॉन्ग, ये दूसरा गाना भी कायनात में चल रहा है, हमने उसको मैच करना होता है। पर्सन दूसरा, अब उसको देखें वो मिनरल किंगडम में है, वो एनिमल किंगडम में है, वो प्लांट किंगडम में है, उसके ज़्यादा और प्रिसाइज करें तो वो किस क्लास में है, सब क्लास में है, कौन सी रेमेडी में है। सिंपल तरीन बात कर दूं कि जो भी बंदा है उसकी रेमेडी कौन सी बनती है, वो कहता है कि ये दूसरा गाना है, कायनात में बज रहा है, हमें बस होम्योपैथी का काम ही ब्रिजिंग करना है, हमारा सिर्फ इतना काम है। ये आज के लिए सिर्फ इतना ही, क्योंकि मैं आखिरी बात के समराइज ये कर दूं, इंडिविजुअलाइजेशन जो है वो होम्योपैथी की बेस है। बहुत सारे लोग होम्योपैथी में, आपने ये भी देखा होगा कि वो पैथोलॉजी को भी कहते हैं कि इसको छोड़ दें डॉक्टर साहब। क्यों? क्योंकि आपको पैथोलॉजी पता होनी चाहिए, पता होगी तो तब आप उससे रेलेवेंट, एक तो रेलेवेंट रहेंगे, मेडिसिन वो देंगे। फॉर एग्जांपल एक पेशेंट आया, उसको एपिस्टेक्सिस है, तो एपिस्टेक्सिस में जनरली तौर पे कोई सुबाइना नहीं सोचता ना। अब फेरमफास देखेंगे, क्यों? उसका स्फीयर हमें पैथोलॉजी के साथ कोई एक पैथोलॉजी आई, उसका इंडिविजुअलाइज रिस्पॉन्स जो था उसकी बेस पे हम मेडिसिन प्रिस्क्राइब करते हैं। कोविड के टाइम पे होम्योपैथिक बहुत सारी कम्युनिटी ने कहा कि हम अच्छा इसको काम कर सकते हैं। वो किस चीज़ पे करते थे? इंडिविजुअलाइजेशन पे करते थे। तो आज के लिए इतना ही, अगर किसी का कोई क्वेश्चन हो तो वो ज़रूर।